जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं ठोस अवस्था का 5वां पार्ट है। इससे पहले इस चैप्टर पर 4 वीडियो और आ चुके हैं। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लेयर लिस्ट में उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक आपको दे देंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चलते हैं आज का ये वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, या फिर हम सीखेंगे एकक कोष्टिका क्या होता है, और साथ में एकक कोष्टिका कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा ब्रेवियस जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, मूल क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होगा। तो क्रिस्टल जालक जो होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल जालक जो होता है किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की त्रिविमीय रूप से संरचना होती है। कहने का मतलब किसी क्रिस्टल ठोस की दिक स्थान में, मतलब कि जो स्पेस है उसमें त्रिविमीय व्यवस्था की परमाणु जो है, कितने परमाणु है उनका, कितना लंबाई है उसका, कितना चौड़ाई है, सभी परमाणु की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है उस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहेंगे। जैसे कि ये संरचना है, इसमें सभी परमाणु जो है व्यवस्थित है, इसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, तो ये जो पूरी संरचना की जो व्यवस्था हुई है इस पूरी संरचना को कहा जाएगा क्रिस्टल जालक। ठीक है, इसको अगर आप चाहेंगे तो ये जो है क्रिस्टल जालक है जिसमें अलग अलग प्रकार की ज्यामितीय संरचना है। यहाँ पर ये एक अलग परमाणु है, ये दूसरा परमाणु, ये तीसरा परमाणु, अलग अलग ये क्या है, गोला जो है परमाणु को दर्शा रहा है। और यही परमाणु आपस में मिलकर पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा। ठीक है, और इसमें ये जो परमाणु है जिसको हम लोग गोला से दर्शा रहे हैं इसको कहा जाता है जालक बिंदु। ठीक है, इसको कहा जाएगा जालक बिंदु। तो जालक बिंदु होता क्या है, किसी क्रिस्टल जालक में परमाणु को जिस गोले से दर्शाते हैं उस गोले को ही क्या कहा जाता है, जालक बिंदु कहेंगे। और इस पूरी जो बड़ी वाली संरचना है इस पूरी संरचना को ही कहा जाता है क्रिस्टल जालक। समझ में आ गया। अब अगर क्योंकि एक क्रिस्टल है तो क्रिस्टल का ज्यामितीय संरचना निश्चित होगा, और निश्चित होगा तो उसी ज्यामितीय संरचना को वह क्या करता है, बार बार दोहराता है। तो जो छोटी वाली संरचना जिसको बार बार दोहराते हैं उस छोटी वाली संरचना को कहा जाता है एकक कोष्टिका, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाएगा यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या हो गया कि कोई भी अगर क्रिस्टल जालक है तो क्रिस्टलीय ठोस जब बनेगा तो एक ही संरचना ना बार बार दोहराई जाती है। तो वह जो छोटी इकाई जिसको बार बार दोहराकर क्या किया जाए, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण किया जा सके, तो उस छोटी वाली श्रृंखला को कहा जाएगा एकक कोष्टिका। ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं फोटो के जरिए कि जैसे कि ये क्या है, एक पूरा का पूरा क्रिस्टल है जिसमें क्या है, बहुत सारे परमाणु, गोला जो है परमाणु की तरह है, और ये बहुत सारे परमाणु क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो बड़ी संरचना का जब निर्माण होगा तो ऐसी ऐसी छोटी संरचनाएं क्या होगी, आपस में मिलकर इस बड़ी वाली संरचना का निर्माण करेंगी। तो ये जो छोटी संरचना है जिसको मिलाकर बड़ी संरचना का निर्माण कर रहे हैं, तो छोटी संरचना को कहा जाएगा क्या, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल, इस छोटी वाली को कहेंगे। और इसको मिलाकर जो बड़ी वाली संरचना बन रही है इस बड़ी वाली संरचना को कहा जाएगा क्रिस्टल जालक। समझ गए कि जो सबसे छोटी श्रृंखला जिसके पुनरावृत्ति से पूरे जालक का निर्माण होगा, तो छोटे वाले श्रृंखला को कहेंगे क्रिस्टल एकक कोष्टिका, और जो बड़ी वाली संरचना बन के तैयार होगी सब छोटका छोटका को मिलाकर जो बनेगा उस बड़ा वाला को कहा जाएगा क्रिस्टल जालक। ठीक है, अगर ये एक संरचना है तो ये पूरी संरचना जो है क्रिस्टल जालक है, जिसमें ये छोटा वाला भाग, रेड वाला जो भाग बन रहा है ये एकक कोष्टिका, और पूरा बन के तैयार हुआ तो क्रिस्टल जालक या फिर लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी को अगर हम इस एनिमेशन के जरिए समझना चाहें तो देखिए ये एक यूनिट सेल है, अगर दूसरा यूनिट सेल है, तीसरा यूनिट सेल है, इसी तरह यूनिट सेल को अगर तीनों दिशाओं में, एक लाइन में, दूसरे लाइन में, और इसी तरह से इसके ऊपर हम क्या करते जाएं, सजाते जाएंगे, तो क्या होगा, पूरे जालक का निर्माण होगा। इसको क्या करना पड़ता है, तीनों दिशा में पुनरावृत्ति किया जाता है। इसका क्या हो रहा है, पूरे जालक का निर्माण हो रहा है। तो ये जो संरचना बन के ऐसा तैयार होगा तो ये एक क्रिस्टल जालक हुआ। और ये जो छोटी संरचना है जिसके पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, तो इस छोटी श्रृंखला को कहा जाएगा यूनिट सेल या फिर एकक कोष्टिका। समझ में आया। चलिए, तो अब हम ये मान रहे हैं कि आप लोगों को क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एकक कोशिका यानी यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर इसका प्रकार देखा जाए तो एकक कोशिका जो होता है 4 प्रकार का होगा। 4 प्रकार कौन कौन से होंगे? पहला वाला जो होगा सरल एकक कोशिका होगा, या फिर इसको सरल को अंग्रेजी में सिंपल कहेंगे तो सिंपल यूनिट सेल, या फिर आद्य एकक कोशिका परमिटिव यूनिट सेल। दूसरा जो होता है फलक केंद्रीय एकक कोशिका यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका या बॉडी सेंटर या काय केंद्रीय कहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक होता है अंत केंद्रीय एकक कोशिका। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट सेल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सरल एकक कोशिका, फलक केंद्रीय, अंतः केंद्रीय और अंत केंद्रीय। अंत को इंड कहा जाएगा और अंतः को बॉडी कहा जाता है, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं काय के नाम से। ठीक है, तो काय केंद्रीय बोले या फिर अंतः केंद्रीय, तो दोनों का मतलब है। अब हम लोग सरल एकक कोशिका है तो ये सिंपल क्यों होगा, लेकिन इन तीनों में फलक केंद्रीय, अंतः केंद्रीय और अंत केंद्रीय, इस तीनों में केंद्रीय शब्द का प्रयोग हुआ, तो इसीलिए इसको केंद्रीय एकक कोशिका, ये तीनों केंद्रीय एकक कोशिका होती है, लेकिन ये वाली केंद्रीय एकक कोशिका नहीं है। ठीक है, केंद्रीय एकक कोशिका कहने का मतलब परमाणु केंद्र पर पाया जाएगा, लेकिन अगर सरल एकक कोशिका होगा तो उसमें परमाणु केंद्र पर नहीं पाया जाएगा। समझ गए? अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि सरल एकक कोशिका क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कि फलक एकक कोशिका क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे अंतः केंद्रीय और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अंत केंद्रीय। ठीक है, तो हम लोग पहले शुरू करते हैं किससे? फलक केंद्रीय एकक कोशिका। आपको डायग्राम से अंदाजा लग गया होगा कि फलक एकक कोशिका में क्या होगा कि ये एक यूनिट सेल है। अगर किसी भी यूनिट सेल में परमाणु केवल कोना पर पाया गया, इस कोना पर है परमाणु, इस यूनिट कोना पर, इस कोना पर, केवल और केवल कहां पर पाया जा रहा है? कोना पर पाया जा रहा है। तो वैसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु केवल कोना पर पाया जाए तो उसे कहेंगे सरल एकक कोशिका। समझ गए? या फिर इसको आद्य एकक कोशिका भी कहते हैं, केवल कोना पर पाया जाएगा और कहीं पर पाया नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा है हमारे पास में फलक केंद्रीय एकक कोशिका। अगर फलक केंद्रीय है तो ये बात फिक्स मान लीजिए कि परमाणु जो होगा किसी भी यूनिट सेल में कोना पर तो पाया ही जाएगा, बाकी कहीं पर पाया जाए या न पाया जाए। तो फलक केंद्रीय किसे कहेंगे कि परमाणु कोना पर तो पाया ही जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है? परमाणु कोना पर पाया जा रहा है। जैसे कि इस फोटो में समझिए कि ये एक यूनिट सेल है जिसमें परमाणु इस कोने पर भी है, इस कोने पर भी है, ये कोना है और 8 घन में 8 कोने होते हैं, 8 कोना पर पाया जा रहा है। इसके अलावा कहां पर पाया जा रहा है? नाम में ही पता चल रहा है फलक केंद्रीय, मतलब फलक के केंद्र पर भी पाया जाएगा। फलक माने सतह, जैसे कि ये घन का ऊपरी सतह है तो ऊपरी सतह अगर ये है तो इसके केंद्र पर यहाँ पर परमाणु है। ठीक है, इधर में ये सतह हो तो इस सतह के क्या है? यह केंद्र है, तो इस केंद्र पर भी परमाणु है। आगे वाला सेम ऐसे, ये जो है क्या है? एक घन है तो इसके यह केंद्र पर परमाणु है। ठीक है, इसी तरह यह पीछे वाले के केंद्र पर है, इसी तरह नीचे वाले सतह के केंद्र पर परमाणु है, इसी तरह इस साइड वाले केंद्र पर परमाणु है। तो अगर परमाणु कोने के अलावा सभी सतह के केंद्र पर भी परमाणु पाया जाए तब उसको कहा जाएगा फलक केंद्रीय एकक कोशिका। समझ गए? अब हम लोग आगे समझते हैं। इसमें डायग्राम में भी इस तरह से जो है, इसमें भी आप समझ सकते हैं इस चीज को कि क्या है। परमाणु देखिए इस वाले कोने पर, सभी कोने पर है और इसके अलावा ये बीच में भी परमाणु हैं। ठीक है, अब हम अगर अगला देखा जाए तो अब हम लोग के पास है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में सेम वही बात है कि परमाणु कोना पर तो पाया ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो परमाणु कोना पर पाया जाए और कोना के अलावा कहां पर पाया जाए? अंतः केंद्रीय मतलब अंदर वाले केंद्र पर भी पाया जाए। ये बीचों बीच वाला अंदर वाला केंद्र है कि ये सभी क्या है? कोना पर यहाँ पर परमाणु है और इसके अलावा ये बीच में भी, अंदर वाला बीच में भी पाया जा रहा है, तो इसको कहा जाता है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। परिभाषा कैसे लिखेंगे? वैसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु कोने के अलावा अंदर वाले केंद्र पर भी पाया जाए तो उसे कहा जाएगा अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। इस वाले से भी आप समझ सकते हैं
देखिए एक यूनिट सेल में परमाणु सभी कोना पर है, इसके अलावा कहां पर पाया जा रहा है, बीच में भी पाया जा रहा है, इसीलिए इसको कहा जाएगा कि यह कैसा स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर है। कैसा है, बॉडी सेंटर, या फिर हिंदी में कहेंगे अंतः केंद्रीय या फिर काय केंद्रीय। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास है अंत केंद्रीय। अंत केंद्रीय क्या होगा कि परमाणु कोना पर तो पाया ही जाएगा, कि वैसी एक कोष्टिका जिसमें परमाणु सभी कोना के अलावा किसी दो विपरीत सतह पर पाया जाए, सभी सतह पर न पाया जाए, केवल एक, अगर ऊपर परमाणु केंद्र पर पाया जा रहा है तो एक नीचे वाले केंद्र पर पाया जा रहा है, अगर इधर वाले केंद्र पर होता तो इधर वाले पर, किसी केवल दो केंद्र सतह पर पाया जाता है, दो विपरीत सतह के केंद्र पर अगर परमाणु पाया गया तो उसको कहेंगे अंत केंद्रीय। समझ गए। तो अगर चार ठोस था, चार में यदि पहला की बात करेंगे सरल वाले में, तो केवल परमाणु कोना पर पाया जाएगा और कहीं पर नहीं। फलक केंद्रीय, जब सभी फलक के केंद्र पर परमाणु पाया जाए तो फलक केंद्रीय, अगर खाली अंदर वाला केंद्र पर पाया जाए तो अंतः केंद्रीय, और अंत केंद्रीय कब, जब सभी कोना के अलावा एक ऊपर वाली सतह और एक नीचे, किसी भी विपरीत, आगे तो पीछे, दाएं तो बाएं। ठीक है, अगर ऐसे पाया जाए तो इसको कहेंगे अंत केंद्रीय एकक कोष्टिका। समझ गए। अब अगर इतना आप समझ चुके हैं तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि एकक कोष्टिका को अगर मापना होगा तो आप किसी भी यूनिट सेल को कैसे माप सकते हैं। तो देखिए एक यूनिट सेल जो होगा इसको मापने के कुल 6 पैरामीटर हैं। कैसे होते हैं समझिए। देखिए एक यूनिट सेल अगर है तो उसके पास लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई, तो मतलब 3 भुजा होगा तो उसका नाम रखेंगे ए, बी और सी। हम उसको लंबाई को माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं और ऊंचाई को माप सकते हैं। तो ये 3 भुजा होती है एक यूनिट सेल में, ए, बी और सी। उसी तरह 3 कोण को भी माप सकते हैं, तो इसके कोण का नाम है अल्फा, बीटा और गामा। तो एक यूनिट सेल को हम तीनों भुजा भी माप सकते हैं और साथ में तीनों कोण भी, इसीलिए कुल मिलाकर इसको मापने का पैरामीटर होता है 6। ठीक है, ए, बी, सी, 3 गो भुजा और 3 ठो कोण अल्फा, बीटा और गामा। अब यहां पर एक सवाल पूछता है कि अल्फा किसके बीच का कोण है, क्योंकि कोण जो होता है दो भुजा के बीच होगा, तो अल्फा किन दो भुजा के बीच होगा, बीटा किन दो भुजा के बीच होगा और गामा किन दो भुजा के बीच में होगा। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे, आपको भूलेंगे नहीं कभी भी। देखो अल्फा शुरू होता है ए से, शुरू होता है, तो अब अगर 3 भुजा में एक अल्फा ए से चालू हुआ तो बचा हुआ है कौन सा, बी और सी। तो अल्फा जो कोण होगा वह किसके बीच का कोण है, बी और सी के बीच का कोण होता है। और अगर बीटा है तो चालू हो रहा है बी से, तो अगर बी से चालू हो रहा है तो बचा कौन सा, 3 गो भुजा था ए, बी और सी, बी खत्म तो बचा ए और सी। तो बीटा जो कोण होता है ए तथा किसके बीच का कोण होता है, सी के बीच का कोण होता है। तो इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, तो गामा वाले को हम बोल देते हैं क्या, सी। और अगर सी किसके बीच का कोण है, तो सी को अगर ढक दिए तो बचा कौन, ए और बी। तो गामा कोण होता है किसके बीच का, ए तथा बी के बीच का कोण होता है। समझ गए। अल्फा कोण होगा बी और सी के बीच का, बीटा कोण होगा ए और सी के बीच का, इसी तरह से गामा कोण होगा ए और बी के बीच का। ठीक है, जो बी, जैसे कि बी से चालू हो रहा था तो बी को छोड़ के कौन सा, ए और सी, अल्फा ए से चालू हुआ तो बचा बी और सी। इस तरह से क्या करेंगे, किसी भी दो भुजा के बीच के कोण को बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं। और क्या है कि यही जो 6 पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई एक यूनिट सेल होगा तो उस यूनिट सेल के 6 पैरामीटर कौन कौन से, 3 ठो भुजा ए, बी और सी, उसी तरह से 3 कोण अल्फा, बीटा और गामा। तो ऐसा होगा कि 3 गो भुजा है किसी घन में, या किसी यूनिट सेल में 3 भुजा है और 3 कोण है, तो हो सकता है कि कहीं पर तीनों बराबर हो सकता है, 2 गो बराबर हो सकता है, एक भी बराबर ना हो। इस आधार पर जो क्रिस्टल बनेगा तो मूल क्रिस्टल तंत्र बन के तैयार होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है, 7। ठीक है, तो हमारे पास जो मूल क्रिस्टल तंत्र है, सवाल यह ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, आंसर होगा कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है, 7। और यह 7 किसके आधार पर बांटे गए हैं, तो यूनिट सेल के पास में कुल 6 पैरामीटर होते हैं, है ए, बी, सी, 3 भुजा है। ठीक है,
तीन पैरामीटर है ए बी सी, तीन भुजा, और तीन पैरामीटर इसके कोण वाले, मिलाकर टोटल होते हैं 6। इसी के आधार पर क्या किया जाता है कि अगर क्रिस्टल तंत्र तैयार करेंगे तो कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तैयार होंगे। जैसे कि आप देखिए इस तीनों में पहला, दूसरा और तीसरा, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इसको कहेंगे घनीय, द्विसमलंबाच और विषमलंबाच। अगर इन तीनों की बात करेंगे तो तीनों में तीनों कोण बराबर है, अल्फा बीटा गामा, और तीनों 90 डिग्री के बराबर है। लेकिन एक में तीनों भुजा बराबर है, हो सकता है कि दो भुजा बराबर हो लेकिन एक भुजा बराबर न हो। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में से कोई भी भुजा बराबर न हो। तो इस आधार पर ये तीन हुआ। इसी तरह से रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये टोटल मिला के मूल क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं 7 होते हैं, और जो आपको बाकी क्रिस्टल बनेंगे तो इसी 7 के आधार पर बनते हैं। तो अभी हम लोग दो तरह से देखें कि आपका जो क्रिस्टल तंत्र पैरामीटर के आधार पर, तो पैरामीटर के आधार पर मूल क्रिस्टल तंत्र 7, लेकिन उसमें परमाणु कहां पर रहेगा कहां पर नहीं रहेगा उसके आधार पर यूनिट सेल बन गए 4। ठीक है, और इन 7 और 4 के कॉम्बिनेशन से बन के तैयार होगा, उसको कहा जाएगा ब्रेवियस जालक। क्या कहा जाएगा? ब्रेवियस जालक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रेवियस बनाए थे। और ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी होती है? 14। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7, एकक कोष्टिका 4। ठीक है, और आपको ब्रेवियस जालक की संख्या 14। कौन कौन से ब्रेवियस जालक होते हैं अगर वो देखना है तो अभी देख लेते हैं। ब्रेवियस जालक 14 ठो कौन कौन सा होता है, जिसमें से देखिए अगर क्यूब है, घन होगा, तो घन जो बनाएगा, क्योंकि परमाणु सभी कोना पर है और कहीं पर नहीं है, तो सरल वाला का निर्माण करता है घन, यानी सिंपल क्यूब का निर्माण करता है। इसी तरह से देखिए कोना के अलावा सभी कोना परमाणु है, इसके अलावा एक तो बीच में अंदर वाले केंद्र पर है, मतलब कि बीसीसी का निर्माण कर रहा है। इसमें देखेंगे तो कोना के अलावा सभी फलक के केंद्र पर, मतलब कि यहाँ पर क्या कर रहा है? एफसीसी का निर्माण कर रहा है। तो यह टोटल ब्रेवियस जालक जो है 14 होते हैं। इसमें क्वेश्चन ब्रेवियस जालक से क्या क्या पूछेगा? पहला पूछेगा कुल ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी होती है, तो कुल ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी हो गई? 14। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा घनीय ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी होती है, तो घनीय ब्रेवियस जालक, घन तो ये है और ब्रेवियस जालक है 1, 2 और 3, तो घनीय ब्रेवियस जालक की संख्या होती है 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऐसा कौन सा ब्रेवियस लैटिस है या कौन सा ब्रेवियस जालक है चाहे क्रिस्टल तंत्र है जिसमें चारों प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, तो वह है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक होता है तो उसमें परमिटिव वाला, सरल वाला भी पाया जाता है, बॉडी सेंटर भी पाया जाता है, फेस सेंटर भी पाया जाता है, और साथ में इंड सेंटर भी पाया जाता है। तो यह चारों प्रकार के यूनिट सेल पाए जाते हैं किसके अंदर में? ऑर्थोरोम्बिक, या हिंदी में इसको कहेंगे विषम लंबाच। ठीक है, और किसमें, एक और क्वेश्चन, ब्रेवियस जालक में किसमें केवल एक पाया जाता है, तो ट्राई क्लिनिक में केवल सरल वाला पाया जाता है, बाकी कोई भी पाया जाता नहीं है। तो इसको कुल मिलाकर यहाँ पर ये ब्रेवियस जालक को लेकर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को आज इतना ही पर रहने देते हैं, बाकी का जो होगा कल के क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहीं पर भी आपको डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो भी डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।